अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो बना रहा हूँ एक जनरल डिस्कशन पे है। कुछ क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछे हुए थे, उसको कैटर करने की ज़रूरत है या उसको मतलब उसके आंसर्स के लिए एक तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे सबसे पहले ये पूछ रहे थे जो कि स्किल्स लेवल या अभी शुरू किया, जिन्होंने एसी से शुरू किया है कि आपके जो पेपर्स हैं स्किल्स के, नॉलेज के, प्रोफेशन के, इसकी कंबाइनेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी कॉम्बिनेशन का पेपर लेना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग अगर F1 आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, F1 F2 F3 दे रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़े अबव दी एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप F1 F2 F3 पहले 3 पेपर एक साथ ले लें। 3 महीने के लिए अंदर 3 महीने के कोर्स के अंदर आप इनरोल हो जाए और 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो आराम से पेपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप F4 तो कोई मसला नहीं है, F4 आप कभी भी दे सकते हैं क्योंकि वो भी ऑन डिमांड पेपर है। वो पेपर F4 अगर आपको 15 दिन कुछ इंस्टीट्यूट 1 महीने के क्रैश कोर्स 1.5-2 महीने के करा रहे होते हैं, उसके अंदर आपका कवर हो सकता है F4 भी। अच्छा, उसके बाद क्या कम्बाइनेशन लेनी चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आपका काम है आप फ़ौरन F5 ना दें, ठीक है। क्योंकि F5 थोड़ा एक तो कॉस्टिंग का पेपर है, उसका पासिंग रेशियो भी कम है, और क्योंकि आप एकदम से नॉलेज से स्किल्स पे आ रहे होते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है और बंदे से नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि उनको लगता है यार वो चलो नॉलेज जैसे थे वैसे ही पेपर आएंगे और हम आराम से निकाल लेंगे, तो F5 इसलिए लोगों का रुक जाता है। तो आपका काम है, आपने F1 F2 F3 दे दिया, उसके बाद आप दे दें F6 और F7। 3 महीने में दे दें, 6 महीने में, जैसे आपको ईजी लगे। अगर आप F7 आपसे हो जाता है क्लियर, आराम से हो, तो आपको एक तो डिफ़िकल्टी लेवल पता लग जाएगा, पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा और पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका F6 F7 हो जाए, फिर आप F5 3 महीने में दे दें और उसके बाद फिर F8 और F9 3 महीने 6 महीने जो आपको बेहतर लगे उसके अंदर दे दें। तो आपने जो शुरू किया F1 F2 F3, अगर आप अबव दी एवरेज स्टूडेंट है तो 3 महीने के अंदर दे दें। फिर आप F6 F7 3 महीने के अंदर दे दें। फिर आप F5 3 महीने के अंदर अकेला दे दे और F8 F9 3 महीने के अंदर दे दे। और ड्यूरिंग द पीरियड, इतने टाइम में जब पेपर दे रहे होंगे इसके अंदर आप F4 भी, क्योंकि F4 देखिए मैंने खुद 15 दिन पढ़ के यूट्यूब से पढ़ के मैंने F4 दे दिया था, तो F4 ईजिली हो जाता है आराम से, उसके अंदर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। अब अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा उसको टाइम लगता है करने में चीज़ें, तो फिर वो दो दो पेपर, मतलब F1 F2 उसने 3 महीने के अंदर दे दिया, फिर F3 F4 भले फिर आप इस तरह 3 महीने में दे दे, फिर आप F6 F7 3 महीने में दे दे, F8 फिर आप 3 महीने में दे दे, फिर आप F5 और F9 3 महीने में दे दे। इस तरह आपके ये कम्बाइनेशन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो जाएगा। बाकी पूछते फिर प्रोफेशनल पेपर के लिए हम क्या करें। जो भी है, फिर अबव द एवरेज स्टूडेंट हो, एक पेपर ऐसा करना कि प्रोफेशनल का पेपर भले वो एक पेपर लो 3 महीने के अंदर ले लो या 6 महीने के अंदर ले लो, सिर्फ एक पेपर दे के चेक करना कि आपको उसको पता लग जाए यार पेपर आ किस तरह रहा है प्रोफेशनल का, हम अटैम्प्ट कर सकेंगे या नहीं, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, इसका पेपर पैटर्न है तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना पहले प्रोफेशनल का एक पेपर दे देना, तो उससे आपको पता लग जाए यार पेपर किस तरह आ रहा है। ये ना हो कि आप 2 पेपर, हाँ गया बस जल्दी करना है, फ़ौरन ख़त्म करना है चीज़ें, और 2 पेपर दो और दोनों रुक जाए, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ACCA के अंदर, क्योंकि देखो पाउंड का रेट बहुत ऊपर है। तो अगर आपको अपने पैसे प्यारे नहीं है तो आप भले 2 पेपर के 4 पेपर एक साथ दे दें, और जब रुक जाएंगे फिर आप शक्ल लेके या मुँह लेके बैठ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए पहले एक पेपर दे दें, आपको समझ आ जाए यार पेपर किस तरह आ रहा है, चीज़ें किस तरह आ रही है, फिर आप भले 2 पेपर एक साथ दे ले, फिर एक पेपर आराम से एक और दे दिएगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने SBR सोचा है देने के लिए पहला, तो आप SBR दे दें 3 महीने 6 महीने में, आपको पेपर पता लग गया कैसे आ रहा है, फिर आप SBL दे दें, P4 जिसको P4 देना है, P5 देना है, वो उस तरह दे दे। फिर एक कोई पेपर रह गया, जैसे P6 रह गया, P7 रह गया, उसको एक करके दे दे। तो इस तरह आपके सारे पेपर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये था कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पेपर्स का। अब दूसरा कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे यार अगर हमें सेल्फ स्टडी करना है, हमें क्या कहते हैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं लेना, तो कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज कौन से हैं, फ्री वेबसाइट कौन सी है हमारे पास। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास जो है ACCA की, ACCA तो नहीं, खैर ओपन ट्यूशन के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे ACCA के फ्री लेक्चर्स होते हैं। उसके अंदर कोई आपको फ़ीस नहीं भरनी, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स होते हैं। बस ये है कि वो थोड़े ब्रिट इंग्लिश के अंदर है, तो अगर आपको इंग्लिश बाहर मुल्कों की, लंदन UK की, उनके एक्सेंट में समझ आती है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपके उधर से कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का इशू है जो मैंने भी देखा था, वहाँ पे
मैंने क्योंकि ATX दिया था, वहाँ पे ATX के लेक्चर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ATX ऐसे लेक्चर थे, क्योंकि ATX के अंदर हर साल टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा होता है, तो क्योंकि उनके पुराने रिकॉर्डेड भी होते हैं लेक्चर, तो वो चेंज नहीं कर रहे थे। ATX से आपको हर साल चेंज करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ATX से उस पर अवेलेबल नहीं था। सिमिलरली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद कोई लेक्चर्स चाहिए, तो एक accountancy.com नाम से एक और वेबसाइट है, वहाँ पर भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, कौन सी किट यूज़ करें, हम किस तरीके से अपना पेपर का प्रैक्टिस करें, तो F1 F2 F3 और F4 के लिए तो एक किट कोई भी BPP की और कैप्टन की आप किट ले लें। अगर आपको BPP का स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं BPP, F4 का आपको F4 आप खुद पढ़ रहे हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है, तो उसके लिए F4 के लिए मैं रेकमेंड करूँगा BPP का आप स्टडी टेक्स्ट ले लीजिएगा। और किट अगर करनी तो भले उसकी किट भी 2 कर ले, कोई मसला नहीं, आपका मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा आपके लिए क्या चाहिए होगा। तो F1 F2 F3 के लिए कोई भी किट यूज़ कर लें। अगर आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है तो उसके लिए F1 F2 F3 के लिए तो कैप्लिन का ले लें अगर आपको पढ़ना है। F5 के लिए दोनों किट करनी है, BPP की किट करनी है प्रैक्टिस, और कैप्लिन की करनी है। F7 के लिए आप एक कर लें, 2 कर लें, वो आपके ऊपर चॉइस है। F8 के अंदर मैं आपको बोलूँगा आप पास पेपर की प्रैक्टिस करें, जो कि अवेलेबल है ACCA की किट से बजाय F8 के अंदर पास पेपर की प्रैक्टिस कर लें, जो कि आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। फॉर F9 के अंदर भी आप दोनों किट करेंगे, BPP की और कैप्टन की, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल पेपर ईजी है, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें आती है, तो आपको उसके अंदर ग्रिप, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको चीज़ें रटी हुई हो या प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे उतना आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पेपर अटैम्प्ट करने के, क्लियर करने के दोनों। तो आपको F9 के अंदर भी दोनों BPP और कैप्टन की दोनों किट करनी है। फॉर F6 के अंदर आपको सिर्फ कैप्टन की किट करनी है, और अगर स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है तो कैप्टन का ही स्टडी टेक्स्ट बहुत है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा जो भी F6 दे रहा है उसके लिए ट्यूशन ले लें, क्योंकि F6 एक तो बहुत लेंदी कोर्स है, और उसकी आप बुक देख के, इतनी मोटी मोटी बुकें हैं उनकी, तो वो देख के आप खुद परेशान हो जाएंगे। इससे बेहतर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा फॉर F6 आप भले कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से आप इससे कोर्स ले ले, टीचर से पढ़ लें। अगर आप रेकमेंड ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर कोई रेकमेंड कर दूं तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो आपका एक सवाल ये हो गया। उसके बाद आगे प्रोफेशनल के लिए, तो SBR के लिए आप कैप्लिन का स्टडी टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा और कैप्लिन की किट ले लीजिएगा। फॉर SBL के अंदर भी आपको सिर्फ पास पेपर प्रैक्टिस करने हैं, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके अंदर कोई आपको किट करने की ज़रूरत नहीं है SBL के अंदर भी। और SBL के लिए, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा था SBL, और SBR भी मैंने खुद से पढ़ा था, तो SBL के लिए मैंने कोई स्टडी टेक्स्ट या किट तो नहीं ली थी। मैंने एक टीचर के नोट्स की, मतलब बाहर से बुक ले ली थी, उससे गो थ्रू किया था और पास पेपर की प्रैक्टिस की थी। अगर आपको पता करना है कि कौन से नोट्स है, तो आप मुझे उसके लिए भी पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। फॉर मैंने एडवांस ऑडिट के लिए पास पेपर प्रैक्टिस किए थे, ना कि कोई किट वगैरह की थी, और नोट्स भी मेरे एक ट्यूटर प्रोवाइडर ने दिए थे, मैंने बस वो लिए थे। एंड फॉर ATX आपको अगर खुद पढ़ना है, खैर खुद तो नहीं, अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, उसके लिए भी आप कोई ट्यूशन प्रोवाइडर से ट्यूशन ले लें, और उसके लिए जो प्रैक्टिस किट होगी वो कैप्लिन की पूरी किट आपको करनी होगी। तो आपके पास आपके 2 सवाल हो गए कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए पेपर्स का, और दूसरा कि अगर खुद से पढ़ना है तो कौन से वेबसाइट्स अवेलेबल है फ्री कोर्सेज, और क्या कहते हैं कौन सी किट करनी चाहिए। यूट्यूब के अंदर भी आपको, अगर आप यूट्यूब भी सर्च करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी लोगों के लेक्चर्स मिल जाते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स, मतलब इंडिया के हैं, उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर F1 के अवेलेबल है, F4 के अवेलेबल है, F8 के अवेलेबल है, और मेरे ख्याल से F7 के भी अवेलेबल है लेक्चर। आप सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से और लोगों के भी मिल जाएंगे। SBL के अंदर भी टीचर्स ने वेबिनार कराए हुए होते हैं, जो ACCA के वेबिनार्स होते हैं वो अवेलेबल है, तो उससे भी आपका SBL कवर हो सकता है। अच्छा, फिर मुझसे एक और सवाल किया हुआ था कि जो लोग प्रोफेशनल पे हैं वो किस तरह से भी अपनी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना शुरू हो जाए, मतलब क्या कहते हैं आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग या आपकी जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो शुरू कर दे कि नहीं। तो मैंने जो किया था, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको बाहर निकलना है या अपने पेपर नहीं चाहते रुकने, कि ना रुके वो पेपर, तो मैं आपको यही कहूँगा आप अपना ACCA क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी इंडस्ट्री में जाए या ऑडिट फर्म में जाए। क्योंकि देखिए, जब आप इंडस्ट्री में चले गए या ऑडिट फर्म के अंदर चले गए, तो आपके पास एक तो वर्कलोड इतना होगा कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होगी, तो आपका टाइम उसमें जा रहा होगा, ना कि आपकी पढ़ाई पे टाइम लगे। तो उसकी वजह से होगा आपकी
पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, पेपर के करीब आपको 15 दिन 1 महीने का लीव मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा होगा और आपके चांसेस होंगे कि पेपर फिर पास ना हो। तो कोशिश ये की है कि आप क्वालिफाई कर लें, उसके बाद ही इंडस्ट्री या फर्म के अंदर जाए। मैं जो कर रहा था, जब मैं अपने टाइम में था, प्रोफेशनल पेपर दे रहा था, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैंने ना एक एज अ टीचर असिस्टेंट से जॉब करा था पार्ट टाइम, लेकिन वो भी एक तरीके से बहुत हैवी जॉब थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कैटर करना होता था। तो मेरी एडवाइस यही, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, कोशिश की थी कि भाई मैं देखूँ क्या कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने ऐसा 6 महीने टीचर असिस्टेंट काम किया था, लेकिन वो भी थोड़ा आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है उसके अंदर पढ़ाई। तो कोशिश यही कीजिए कि आप क्वालिफाई होने के बाद फर्म या इंडस्ट्री में जाए। अच्छा, इससे ही एक और सवाल आया था कि हमें ऑडिट फर्म में जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात बताई है, अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर निकलना है, तो कोशिश कीजिए आप ऑडिट फर्म के अंदर जाएं। अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में बेनिफिट क्या है, इंडस्ट्री में आपको वर्कलोड इतना नहीं होगा जितना ऑडिट फर्म में होगा। आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल रहा होगा, आपको अदर बेनिफिट्स भी अच्छे मिल रहे होंगे। तो कौन कौन से, अगर आपको पूछना चाहिए कि इंडस्ट्री, आपके अंदर इंडस्ट्री में अप्रूव एम्प्लॉयर कौन से, तो आपके पास टोयोटा है, सीमेंस, नेस्ले है, यूनिलीवर है, मीज़ान बैंकिंग है, एचबीएल है, कोई इन्वेस्टमेंट हाउस, ब्रोकरेज हाउसेस हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं। इसके अंदर बहुत सारे अप्रूव एम्प्लॉयर्स हैं, तो कहीं भी आप जा सकते हैं, उसका इशू नहीं है। पैकेजेस, अगर आप, एक सवाल आता है कि कितने इंडस्ट्री के अंदर हमें सैलरी पैकेज मिल रही है, डिपेंड करता है अगर आप क्वालिफाइड है या पार्ट क्वालिफाइड। अगर आप पार्ट क्वालिफाइड है तो पार्ट क्वालिफाइड भी इंडस्ट्री में ले रहे होते हैं, ऑडिट फर्म में नहीं ले रहे होते। जो बिग 3 बिग 4 है उसके अंदर पार्ट क्वालिफाइड ACCA नहीं ले रहे होते। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पार्ट क्वालिफाइड जाएंगे तो एटलीस्ट 30,000 का आपका पैकेज होता है। और अगर आप क्या कहते हैं, फर्म में जा रहे हैं, तो फर्म के अंदर आपका जो क्वालिफाइड होके जा रहे हैं, तो आपका क्वालिफाइड इंडस्ट्री के अंदर होता है 40 से 45,000। और आपका जो क्या कहते हैं, अगर आप ऑडिट फर्म के अंदर जाए तो ऑडिट फर्म के अंदर आपका जो क्वालिफाई होने के बाद आपका जो पैकेज स्टार्ट होता है, अंदाज़न डिफ़र करता है अलग अलग फर्म पे। तो कहीं 25,000 है, कहीं 30,000 है, कहीं 35,000 है। तो कोशिश यही कीजिएगा, अगर आप क्या कहते हैं, क्वालिफाई हो जाएं तो आप ऑडिट फर्म के अंदर चले जाएं। अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आप इंडस्ट्री में रहें। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप भले मुझे मैसेज कर लीजिएगा, तो मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अपने आप से भी पूछा करें कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कोशिश यही थी कि आपके कुछ सवाल को समराइज़ करके चीज़ों को बता दूं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लिएगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पे। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी बच्चे ना मुझे लातादाद मैसेज आते हैं। मैं थोड़ा आपको एक एडवाइस है भाइयों वाली, कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर थोड़ा प्रोफेशनल रहने की भी कोशिश कीजिए। मेरे पास वो F1 के बच्चे हैं, FA1 MA1 के बच्चे हो रहे होते हैं, वो अपने घर के सवाल मुझे, किट के सवाल भेज रहे होते कि आप मुझे सवाल करके दे दे। भाई मैं क्या बोलूँ इस बात पे आपको। मैं आपका कोई टीचर तो नहीं हूँ, या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको ये सवाल करके दूँ। आपको कोई एडवाइस चाहिए या कोई चीज़ें चाहिए तो भले मैं आपको, उसका लिए कोई इशू नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें, मैं देख लूँगा। लेकिन कुछ होते मैसेंजर पे बार बार क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। अरे भाई, मैं, अपनी भी जॉब है, घर की भी चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल फारिग नहीं बैठा हुआ कि बिल्कुल मैसेंजर पे सारा जवाब दो। अगर मैसेंजर पे जवाब ना दो, आप तो क्या कहते हैं, बहुत प्राउड हो गए हैं, और आपके पास क्या कहते हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो बस आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए, आपने आप पे पता नहीं अपने आप को क्या समझते। भाई मेरी जॉब भी है, मुझे अपने भी काम देखने होते हैं। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सब्र करने की कोशिश कीजिए, अगर अपने अंदर थोड़ा सब्र लेके आए चीज़ों के। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके हर मैसेजेस का, हर चीज़ का आपको जवाब दे दूँगा।